वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं सिम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको सुदूर पूर्व एशिया के बारे में बताने वाले हैं, यानी जिसको अंग्रेजी में आप फार ईस्ट एशिया के नाम से जानते हैं। सुदूर पूर्व एशिया या फिर फार ईस्ट एशिया की जब हम बात करते हैं तो आपकी BA थर्ड ईयर में जब आप पहुँचते हैं तो जियोग्राफी विषय वस्तु अगर आप लिए रखे होते हैं तो जियोग्राफी का जो तीसरा पेपर होता है, मतलब तृतीय प्रश्न पत्र, मतलब कि थर्ड पेपर जो होता है, उसी का एक भाग होता है आपका फार ईस्ट एशिया, जिसके अंतर्गत पेपर 3 का आपके नाम होता है प्रादेशिक भूगोल। और प्रादेशिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं हम साउथ वेस्ट एशिया यानी दक्षिण पश्चिम एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया, और पढ़ते हैं हम सुदूर पूर्व एशिया यानी फार ईस्ट एशिया। तो इस प्रकार से तीसरे पेपर के अंतर्गत 3 प्रश्न पत्र होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, उन तीनों में से केवल एक प्रश्न पत्र आपको छांटना होता है अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, और उसके हिसाब से करना होता है। मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा पढ़ते हैं, आप दक्षिण पूर्वी एशिया पढ़ते हैं, दक्षिण पश्चिमी एशिया पढ़ते हैं, या फिर सुदूर पूर्व एशिया पढ़ते हैं, या आप पर डिपेंड करता है पूर्ण रूप से। तो कहीं ना कहीं पे आपको मेरे प्यारे दोस्तों हो सकता है कुछ ऐसे मतलब कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हमसे जुड़े हों, या कुछ ऐसे अभ्यर्थी हो जिनका सुदूर पूर्व एशिया ना हो, दक्षिण पूर्वी एशिया हो, या किसी का हो सकता है आपका जो है दक्षिण पूर्व एशिया, या फिर किसी का हो सकता है आपका दक्षिण पश्चिम एशिया हो। तो उनके लिए भी आपके सामने वीडियो जल्द ही लाने का प्रयास करूंगा। आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हूँ। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी लोग हमसे जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर करेंगे और सभी लोग एक प्रकार सेशन में एंजॉय करते रहेंगे। वीडियो में एक प्रकार से सभी लोग बने रहिएगा, लास्ट तक बहुत ही मज़ा आएगा। सारे मुद्दे आपके क्लियर होंगे। एक ही पेपर के अंतर्गत एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको समस्त पेपर के बारे में बताने वाला हूं, मतलब सुदूर पूर्व एशिया के बारे में समस्त जानकारी, समग्र जानकारी मात्र एक वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने का प्रयास करें। वीडियो में एक प्रकार से फ्लो ऐसा बनाऊंगा कि आपका मन जो है बिल्कुल घबराएगा नहीं, और लगभग 1 घंटे की वीडियो की थोड़ा ऊपर वीडियो हो सकती है आपकी, यह बात ध्यान रखेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो BA तृतीय वर्ष से संबंधित लेक्चर है, ध्यान रखेंगे। जियोग्राफी पेपर 3 न्यू मॉडल पेपर होगा आपका 2021 का। नए पैटर्न पर आधारित सारी चीज़ें होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों के लिए छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीच बीच में मैं ऑब्जेक्टिव बताते हुए चलूँगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हुए चलूँगा। साथ ही साथ बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, जिसके माध्यम से आप दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय, आधे लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक, प्रश्न और उत्तर आपके सामने इसी प्रकार से होंगे, जो आप आसानी से देख सकते हो और बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो बड़े आसानी से सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। फटाफट से एक बार सभी लोग देखें और आसानी से, बिल्कुल चैट सेक्शन में बातचीत नहीं करते हुए आसानी से आप केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। ऐसे में ना आपका नाम लेना उतना ज़रूरी है, और ना ही मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे, ना ही आपको एक प्रकार से यहाँ पर बात करने की आवश्यकता है। आप आसानी से जुड़े रहें और आसानी से पढ़ते रहें, क्योंकि अगर लास्ट समय में आपको इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है तो इसको बिल्कुल अपने हाथ से मत गंवाइए। समय बहुत कम है, और इस कम समय में अच्छी तैयारी, ज़्यादा तैयारी कैसे करें, उसके लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा से बना रहा है, और इसी श्रृंखला में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहीं पर आ चुका है कि सुदूर पूर्व एशिया के मृदा प्रकारों का उल्लेख कीजिए। सुदूर पूर्व एशिया अर्थात जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें मृदा के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसको आप बताइए। वैसे बता दूं, आज की वीडियो के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। वैसे आपको बताऊंगा तो ज़्यादा फ्लो खत्म हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो एक मुद्दे आपके सामने आते रहेंगे, उनको आप लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ध्यान रखेंगे इतनी बातें। चलिए चला जाए, वीडियो को शुरू किया जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे सुदूर पूर्व एशिया में आपके मन में यह चल रहा होगा कि आखिरकार कौन कौन से देश आते हैं, तो वह देश भी आपको बता दूं, जैसे कि अभी हमने उसका प्रश्न रखा है, लेकिन जान लीजिए चीन, हांगकांग, मकाऊ, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया और ताइवान। 8 प्रकार के देश, या फिर 1-2 देश और हैं, बाकी उनको उतना गणना में नहीं लेते। मुख्य जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वह चीन और जापान को लेकर के पूछे जाते हैं। चीन और जापान को लेकर के अधिक मात्रा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यही आपके विस्तृत रूप से सबसे एक प्रकार से ठीक ठाक देश वहाँ पर हैं। बाकी उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया भी है, लेकिन यहाँ से अधिक मात्रा में प्रश्न नहीं देखने को मिले हैं एग्जाम्स में। जापान और चीन के बारे में अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो लगभग 60% आप तैयार कर लेते हैं। ठीक, चलिए वैसे बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, सुदूर पूर्व एशिया। सुदूर पूर्व एशिया के मृदा प्रकार, मतलब मिट्टी कितने प्रकार की वहाँ पर पाई जाती है, वही पूछ रहा आपसे।
तो जब भी आपसे पूछे मिट्टी के बारे में क्या बताएंगे आप? पहली मरुस्थलीय मिट्टियाँ। क्या? मरुस्थलीय मिट्टी। मतलब मरुस्थलीय मिट्टी क्या होती है? मरु मतलब होता है मरी हुई, मिट्टियाँ मतलब होता है स्थल, मतलब होता है स्थल यानी ज़मीन, और मिट्टी मतलब मिट्टी। तो मरु स्थल मतलब मरी हुई, स्थल मतलब मरी हुई ज़मीन, जो वो वाली मिट्टी होती है। तो एक प्रकार से मरु स्थल, जैसे अपने यहाँ पर राजस्थान की मिट्टियाँ हैं, वैसे वहाँ पर आप देखेंगे गोबी शायद, हाँ गोबी का मरुस्थल शायद ऊपर पड़ता है, उसको वहाँ पर पड़ता है, ठीक, जो है चाइना के इधर नीचे थोड़ा साइड में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है 4 नोजम प्रकार की मिट्टी, तो 4 नोजम मिट्टी, और उसके बाद में चेस्टनट और काली मिट्टियाँ, ये सारी की सारी मिट्टियाँ जो है कहाँ पर पाई जाती है? सुदूर पूर्व एशिया की मृदा के प्रकार में आती हैं। तीसरी प्रकार यह है लोयस मिट्टी, उत्तरी चीन में पाई जाती है। या चौथी है आपकी हांगहो मैदान की जलोढ़ मिट्टियाँ। तो आपसे ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछेगा कि हांगहो के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जब भी आपसे पूछे किसी नदी के आसपास की मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, ठीक। और जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, बात भी आप ध्यान रखेंगे। पांचवी मिट्टी आपकी प्रकार है खारी और क्षारीय मिट्टी। क्या? खारी और क्षारीय मिट्टी, यानी अम्लीय और क्षारीय, जिसको आप बोल सकते हैं। छठवीं मिट्टी की संक्रमित मिट्टियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। और सातवीं मिट्टी यहाँ पर जो है पूरी मतलब भूरी पाटजोलिक मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। आठवां है चूना रहित जलोढ़ मिट्टियाँ भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी सुदूर पूर्व एशिया में। वहीं आप देखेंगे जो है पॉली पाटजोलिक मिट्टियाँ, वहीं आप देखेंगे पुरानी लाल मिट्टियाँ। तो पाली पाटजोलिक मिट्टी और भूरी पाटजोलिक मिट्टी और चूना रहित जलोढ़ मिट्टी, पुरानी लाल मिट्टी, संक्रमित मिट्टियाँ, और उसके बाद में खारी और क्षारीय मिट्टी, हांगहो मैदान की जलोढ़ मिट्टी, लोयस उत्तरी चीन मिट्टी, 4 नोजम मिट्टी यानी चेस्टनट और काली मिट्टी ऐसा पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी इत्यादि मिट्टी सुदूर पूर्व एशिया में पाई जाती है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे निम्न में से सुदूर पूर्व एशिया की मिट्टी है या फिर मिट्टी के प्रकार है, तो आपको ऑप्शन में देगा संक्रमित मिट्टियाँ, आपको ऑप्शन में देगा पाली पाटजोलिक मिट्टियाँ, और आपको देगा पुरानी लाल मिट्टियाँ। तो क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन डी में देगा ये सभी। तो क्या करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई? ये सभी। ओके, क्या करेक्ट आंसर होगा? ये सभी। आगे बढ़ा जाए थोड़ा, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम तैयार होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, दूसरा नंबर देखें और यहीं पर थोड़ा इसके बारे में और जान लीजिए। ताइवान में जलोढ़ मृदा पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो आपसे पूछेगा ताइवान में जो है ताइवान में जलोढ़ मृदा कहाँ पर पाई जाती है? ऑब्जेक्टिव बोलो। तो ताइवान के पश्चिमी भाग में क्या पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ताइवान देश है जो कि सुदूर पूर्व एशिया के अंतर्गत आता है। अधिकांश भागों में अम्लयुक्त मिट्टी होती है। क्या? अधिकांश भागों में यहाँ पर ताइवान में क्या अम्लयुक्त मिट्टी, मतलब कि खट्टी प्रकार की मिट्टी, खारी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जापान में मृदा की हल्की परत होती है। क्या? जापान में मृदा की हल्की परत होगी। तो आपसे पूछेगा कि सुदूर पूर्व एशिया में किस देश, सुदूर पूर्व एशिया के अंतर्गत किस देश में जो है मृदा हल्की परत में पाई जाती है? तो जापान में, क्योंकि अधिकांश भूमि यहाँ की पर्वतीय है। कहाँ की? जापान की अधिकांश भूमि कैसी है? पर्वतीय है। जापान में सर्वाधिक जो है एजोनल मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? एजोनल प्रकार की मृदा यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर? जापान में। एजोनल मृदा में क्या होती है? भूरी एजोनल मृदा, पीली, लाल और बोग और अंडो तथा जो है प्लानासोल, ये सारी मिट्टियाँ की सम्मिलित होती है एजोनल मिट्टी में। कौन कौन सी? भूरी मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, बोग मिट्टी, अंडो मिट्टी और उसके बाद में प्लानोसोल मिट्टी। यह सब मिट्टियाँ जापान में जो है खास करके पाई जाती है। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा होगा, हाँ बिल्कुल इसको सही हो जाएगा आपका, अभी थोड़ी देर में तुरंत सही हो जाएगा। दूसरी प्रकार की मिट्टी आप यहाँ पर देखेंगे। जापान को भौतिक प्रदेशों में बांटिए। तो धरातलीय विषमताओं एवं उच्चावचीय स्वरूपों की विविधता के आधार पर जापान को हम 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। भौतिक प्रदेश और औद्योगिक प्रदेश दोनों अलग होते हैं, ध्यान रखेंगे। भौतिक प्रदेश और औद्योगिक प्रदेश दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे सारी बातें, ठीक। भौतिक प्रदेश क्या होते हैं? भौतिक प्रदेश जहाँ पर एक प्रकार से जो पृथ्वी वगैरह किस प्रकार से है, या कि उबड़ खाबड़, या फिर एक प्रकार से नदी तालाब क्या चीज़ें हुए। और औद्योगिक प्रदेश हो जहाँ पर उद्योगों का विकास कहाँ कहाँ पर किस किस ढांचे में हो रहा, मेखलाएँ कैसी पाई जाती है वहाँ पर, ठीक, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भौतिक प्रदेश अगर आपसे पूछे जापान के, तो एक प्रकार से 4 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में जापान को हम बांटते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश में बांटते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि जापान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो जापान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। कौन कौन? पहला है आपका होकाइडो। क्या है? होकाइडो पहला कौन सा है? होकाइडो। दूसरा कौन सा है भाई? उत्तरी पूर्वी प्रखंड। दूसरा कौन सा है? उत्तरी पूर्वी प्रखंड। क्या? उत्तरी पूर्वी प्रखंड। होकाइडो उत्तरी पूर्वी प्रखंड। तीसरा कौन सा है आपका? मध्यवर्ती
फोसा मैग्ना कांटो प्रदेश, क्या मध्यवर्ती फोसा मैग्ना कांटो प्रदेश, 3 हो गया। चौथा आपका कौन सा प्रदेश है, दक्षिणी पश्चिमी प्रखंड, कौन, दक्षिणी पश्चिमी प्रखंड। तो ये 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं जापान में। जापान को भौतिक हिसाब से या धरातलीय विषमताओं के हिसाब से या उच्चावचीय स्वरूपों की विविधता के आधार पर हम 4 प्रकार से बांटते हैं। पहला होक्काइडो, दूसरा उत्तरी पूर्वी प्रखंड, तीसरा आपका मध्यवर्ती फोसा मैग्ना कांटो प्रदेश, चौथा है आपका दक्षिणी पश्चिमी प्रखंड। इतनी बारी सारी समझ में आ गई। तो धरातलीय विषमता मतलब कहीं ऊंचा कहीं खाला, मतलब प्रकार से कहीं पर्वत है, कहीं वन होगा, कहीं नदियां होगी, कहीं पठार होगा, इसके हिसाब से 4 भागों में बांटते हैं। जैसे भारत को 6 भौतिक विभागों में आप बांटते हो। भारत का उत्तरी, हमने आपको फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में पढ़ाया होगा भारत के भूगोल के अंतर्गत, कि हमने पढ़ाया आपको कि जो है उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान, फिर उसके नीचे गंगा सतलज ब्रह्मपुत्रा का जो है मैदान, हमने आपको बताया होगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हमने बताया होगा, हमने बताया होगा मध्यवर्ती जो है पठारी इलाका क्षेत्र, पूर्वोत्तर हमने बताया होगा पूर्वी इलाका, उसके बाद हमने जो है द्वीपीय भारत बताया होगा, ये सारी चीज़ें, और हमने बताया होगा मरुस्थलीय क्षेत्र भारत का। तो ये सब भौतिक प्रखंड भारत के हैं, समझे। यहाँ पर आप तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सुदूर पूर्व एशिया में गेहूं उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए या नाम बताइए। तो सुदूर पूर्व एशिया में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गेहूं उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, प्रमुख रूप से होता है। तो सुदूर पूर्व एशिया में गेहूं उत्पादन चीन तथा जापान में मुख्य रूप से होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं, मतलब आपके सामने। पहला तो चीन देखिए, चीन में कहाँ कहाँ पर गेहूँ पाया जाता है। तो चीन में ह्वांगहो नदी है चीन में, तो ह्वांगहो और बीहो नदी की घाटी में, घाटी क्या होती है, नदी के एक प्रकार से बगल की चीज़ें, उसी को हम घाटी कहते हैं। नदियाँ बहती है उसके इधर के क्षेत्र को, मतलब एक प्रकार से नदी के बगल वाले क्षेत्रों को हम घाटी बोल सकते हैं या 2 नदियों के बीच के इलाके को हम दुआब जिसको बोलते हैं, उसको भी हम घाटी बोल सकते हैं। वैसे घाटी क्या होती है मुख्य रूप से अगर बात की जाए घाटी की, तो घाटी मेरे प्यारे दोस्तों जो यहाँ पर बीच में जगह देखते हैं, ये हो गई चोटी ऊपर वाली, लेकिन ये जो गड्ढा बीच में बनना है पर्वतों के बीच का, ये वाला, इस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, घाटी। इसको क्या कहते हैं, घाटी। इसको चोटी, चोटी और घाटी। घाटी क्या होती है, नीचे होती है, चोटी ऊपर होती है। 2 पर्वतों के बीच का जो खाली स्थान होता है गड्ढा वाला, उसी को हम चोटी मतलब क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। और इन्हीं के बीच से क्या बहती है, नदियाँ बहा करती है। इसे ऊपर से गिरी तो घाटियों के माध्यम से, और घाटी बनती कैसे है, नदियों के बहने से घाटियों का निर्माण होता रहता है। ठीक, कहीं पर बी आकार की घाटी, तो कहीं पर यू आकार की घाटी, कहीं पर तमाम प्रकार की घाटियों घाटी आपने पढ़ा होगा बचपन में। ठीक, ध्यान रखें, कक्षा 6-7 में जब आप पढ़ रहे थे तो सारी बातें आपको वहाँ पर समझ में आ गई होंगी, लेकिन वहाँ पर इतना तरीके से हम लोग समझ ही नहीं पाते कक्षा 6-7 में। अगर 6 से 7 से लेकर के आप कक्षा 6 से लेकर के 10 तक सही तरीके से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लें तो आपको BA वगैरह में कभी कोई दिक्कतें नहीं होगी। आगे समझते हैं। तो चीन के जो है ह्वांगहो और बीहो नदी की घाटी में लोयस क्षेत्र में जो है, जो चीन का लोयस क्षेत्र है, वहाँ पर गेहूं अधिक मात्रा में होता है। उत्तरी पश्चिमी मैदानी भागों में और मध्य चीन में जो यांग सीटी क्यांग नदी है उसकी घाटी में भी गेहूं अधिक मात्रा में उगाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको ये सारी नदियों का नाम ना पता हो जाए तो आप सीधे सीधे लिख देंगे कि चीन में नदियों के किनारे किनारे या फिर नदियों की घाटियों में गेहूँ प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। जिसमें आप ऐसे नदी तो ह्वांगहो नदी तो याद आ जाएगा ना आपको, ह्वांगहो और बीहो नदी, तो ऐसे लिख दीजिएगा। तो आपसे पूछेगा कि जो है सुदूर पूर्व एशिया में मुख्य रूप से जो है गेहूं उत्पादक देशों में चीन में कौन सी नदी की घाटियों में अधिक मात्रा में होता है। तो ह्वांगहो और बीहो नदी की घाटी में अधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन देख सकते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान दीजिएगा। आगे अगला है आपका जापान। जापान में गेहूं यहाँ शीतकाल की फसल, मतलब गेहूं जो है जहाँ हम लोगों के यहाँ पर गेहूं एक प्रकार से जापान कैसी फसल है, तो शीतकाल की फसल है गेहूं। प्रमुख रूप से क्वांटो का मैदान, पश्चिमी क्यूशू का आंतरिक सागर तथा तटीय प्रदेश जो है तथा होक्काइडो का जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, इन सभी में जापान में गेहूं की कृषि की जाती है। ठीक, गेहूं यहाँ पर अधिक उत्पादन होता है। कहाँ पर, तो होक्काइडो का पहाड़ी प्रदेश और उसके बाद में जो क्यूशू का जो आंतरिक सागर है उसका जो तटीय वाला क्षेत्र है वहाँ पर, और इसी प्रकार से जो क्वांटो का मैदान है उसके पश्चिमी क्षेत्र पर ये सारे के सारे गेहूँ जो है अधिक मात्रा में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है चौथा नंबर। चीन की 3 नदियों के नाम बताइए। चीन की 3 नदियों के नाम कौन कौन से हैं, इसको थोड़ा जान लीजिए। तो चीन की भैया 3 नदी कौन कौन से हैं, चलिए देखें फटाफट से। एक बार जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ध्यान रखेंगे, अभी रात 9 बजे से आपकी सोशियोलॉजी की क्लास होनी है। BA सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर सभी लोगों की एक ही में क्लास होगी। उसमें हम समाजशास्त्र की बहुत सारी बुक्स को और बहुत सारी संकल्पनाओं को हमने बोर्ड पर अच्छे तरीके से लिख करके आपको एक तरीके समझाया कि कौन सी बुक किसने लिखी है ये सभी को। तो उस वीडियो को अभी रात 9 बजे आप लाइव आएंगे तो उसको देख लीजिएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे।
चलिए, चीन की 3 प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? पहली है ह्वांगहो नदी, दूसरी कौन सी? आमोर नदी, तीसरी कौन सी? यांग सीटी क्यांग। क्या? यांगटसी क्यांग। तो यांगटसी क्यांग नदी जो है, और ह्वांगहो नदी और आमोर नदी 3 की प्रमुख नदियाँ हैं। आगे देखते हैं, तो आपसे पूछेगा आमोर नदी किस देश में बहती है, कहाँ की है? तो चीन की है। ह्वांगहो नदी कहाँ की है? चीन की है। यांगटसी नदी कहाँ की? ऑब्जेक्टिव बोलो तो चीन की है। 5वां प्रश्न देखें सभी लोग, चीन के प्रमुख मैदानों के नाम बताइए। चीन के प्रमुख मैदानों के नाम बताइए। चीन का अभिनत बेसिन मैदानी भागों के रूप में पाया जाता है। इनमें जैसे कि बात की जाए तो मंचूरिया का मैदान चीन में है। कहाँ का? मंचूरिया का मैदान। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे पूछेगा मंचूरिया का मैदान कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। उत्तरी चीन का मैदान तो चीन में ही है। पियांग झील बेसिन कहाँ पर स्थित है? पोयांग झील बेसिन कहाँ पर स्थित है? बेसिन मतलब क्षेत्र उसका, तो झील वाला क्षेत्र। बेसिन माने क्या होता है? क्षेत्र। तो पोयांग झील बेसिन कहाँ पर? चीन में स्थित है। ठीक। तुंगलिन बेसिन, तो यह भी एक प्रकार से कहाँ पर है? चीन में है। रेड बेसिन कहाँ पर है? चीन में ही है। ठीक, ये सारी बातें समझ में आ गई। आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सेंसी बेसिन, यांगटीसी का मुहाना जो है, और उसके बाद में कैंटन प्रदेश और जो है क्वांसी क्षेत्र जो है, ये छोटे छोटे बेसिन हैं जो है, जो कि क्या क्या इनके मैदान के रूप में पाए जाते हैं चाइना में। आगे देखते हैं 6वां नंबर प्रश्न। 6वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, चीन के लोएस्ट क्षेत्र का वर्णन कीजिए। चीन का जो लोएस्ट क्षेत्र है उसका वर्णन कीजिए, जहाँ पर गेहूँ अधिक मात्रा में होता है। तो चीन के क्षेत्र पर शीतकाल में चलने वाली हवाएं अपने साथ महीन पीली मिट्टी लाती हैं। क्या? चीन के साथ जो शीतकाल में, शीतकाल मतलब क्या होता है? जब शीत ऋतु होती है आपकी, यानी कि एक प्रकार से थोड़ा ठंडी वगैरह का मामला रख लीजिए। जब शीत ऋतु होती है तो ठंडी हवाएं जब चलती हैं तो उसके साथ क्या होता है? चलने वाली हवाओं के साथ क्या होता है? महीन पीली मिट्टी जो है वो हवाएं उड़ा करके लाती हैं, जिसको उत्तरी चीन के जो क्षेत्र होते हैं उसी पर छोड़ देती हैं। और एक प्रकार से जब वह मिट्टियाँ निक्षेप कर देती हैं, हवाएं जो होती हैं, हवाओं के निक्षेपण के माध्यम से पीली मिट्टी को उड़ा करके लेकर के आकर यहाँ पर जब छोड़ा जाता है तो उससे क्या होता है? एक मैदान का निर्माण होता है, और उसी मैदान को लोयस का मैदान कहा जाता है। तो लोयस में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो आपसे कहे लोयस मिट्टी मतलब कि क्या होता है? पीली मिट्टी की बात कर रहा है। तो पीली मिट्टी क्या होती है? कौन से क्षेत्र में? तो उत्तरी चीन के क्षेत्र पर जमा कर देती है, महीन पीली मिट्टी होती है, और इसी मैदान को हम लोयस का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार की बात की जाए तो सांसी प्रांत के पश्चिम में, होमान के उत्तरी पश्चिम तथा सेंसी प्रांत के दक्षिण में इसका विस्तार फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न देखिए सभी लोग, जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताइए। तो जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, हमने भौतिक प्रदेश आपके बता ही दिए थे। औद्योगिक प्रदेश देखो भैया बहुत अधिक मात्रा में पूछा था। लगातार ये सारे के सारे प्रश्न जितने मैं बता रहा हूँ ये सब पूछे ही जाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपका, टोक्यो याकोहामा प्रदेश। क्या? टोक्यो याकोहामा प्रदेश ये पहला औद्योगिक प्रदेश है। कहाँ का? जापान का। तो पहला क्या है? टोक्यो याकोहामा प्रदेश। कैसा प्रदेश है यह? तो औद्योगिक प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? औद्योगिक प्रदेश है। दूसरा प्रदेश देखो, दूसरा प्रदेश आपका है भाई जो है ओसाका। कौन सा प्रदेश है? ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश। क्या? ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश। तीसरा प्रदेश आपका कौन सा है? तीसरा आपका नगोया। क्या है? नगोया औद्योगिक प्रदेश। तीसरा क्या है? नगोया औद्योगिक प्रदेश। और चौथा आपका क्या है? यवाता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश। ये सारे ऐसे प्रदेश हैं जो कि जहाँ पर उद्योगों का विकास अधिक मात्रा में है, इसीलिए इनको हम औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिए। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि सुदूर पूर्व एशिया के देशों के नाम बताइए। सुदूर पूर्व एशिया का भौतिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व संपूर्ण एशिया के अन्य प्रदेशों से काफ़ी भिन्न है। यह दक्षिणी एशिया के आकार में 2.5 गुना बड़ा है और जनसंख्या में 1.5 गुना बड़ा है। किससे? तो दक्षिणी एशिया से। ठीक, देखिए इसमें सबसे पहले बात की जाए अगर जो है कौन कौन से देश हैं, तो पहला आपका चीन है। चीन की राजधानी कौन सी? बीजिंग। चीन की राजधानी कौन सी? बीजिंग। दूसरा देश कौन सा है? हांगकांग। हांगकांग की राजधानी कौन है? चीनी आधिपत्य हांगकांग की राजधानी, मतलब कि चीन एक प्रकार से इस पर हांगकांग पर कब्जा कर रखा है। किसने? चीन ने। ध्यान रखेंगे। तीसरा आपका है मकाऊ। मकाऊ की राजधानी, मकाऊ को भी चीन ने कब्जा कर रखा है। ठीक, आगे देखते हैं जापान। चौथा नंबर जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। 5वां देश आपका शामिल कौन सा है? उत्तर कोरिया। इसकी राजधानी कौन सा है? प्योंगयांग। क्या राजधानी? प्योंगयांग, उत्तर कोरिया की। दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? सियोल। 7वां है आपका मंगोलिया शामिल। मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? उलान बटोर। 8वां कौन सा है? ताइवान। ताइवान की राजधानी कौन सी है? ताइपेई। क्या नाम है उसका? ताइपेई। आगे देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका, सुदूर पूर्व एशिया की लौह अयस्क खदानों के नाम।
सुदूर पूर्व एशिया की लौह अयस्क खदानों के नाम बताइए। फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहेगा और शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास वीडियो को। ओके चलिए, तो सुदूर पूर्व एशिया की लौह अयस्क खदानों के नाम देखें। सुदूर पूर्व एशिया की अधिकांश लौह अयस्क खदानें चीन में पाई जाती हैं, कुछ मात्रा में जापान व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कौन? सुदूर पूर्व एशिया की लौह अयस्क की खदानें। तो मुख्य लौह अयस्क खदान निम्न रूप से आपके सामने प्रदर्शित हैं, जैसे कि हैनान द्वीप लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चहार वाला क्षेत्र हेनान, संतुंग, हैकाऊ, कांसू, सिकांग, कुईचाऊ, आंतरिक मंगोलिया हो गया, जैसे कि पय्यू पनोपो जहाँ मतलब कि आंतरिक मंगोलिया में, और उसके बाद में सुईवान तथा वुहान क्षेत्र में लौह अयस्क खानें अधिक मात्रा में आपको मिलेंगी। सांसी क्षेत्र की खानें छोटी और बिखरी हुई हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये थी जो है लौह अयस्क। आगे देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न है, सुदूर पूर्व एशिया में चावल की कृषि के क्षेत्रों के नाम बताइए। सुदूर पूर्व एशिया में चावल की कृषि के क्षेत्रों के नाम बताइए। तो सुदूर पूर्व एशिया चावल की कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चीन विश्व का सबसे अधिक चावल उत्पन्न करने वाला देश है। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे प्रश्न पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है, तो कौन सा है? कौन सा भैया? चीन है। और ध्यान रखेंगे आपसे राजधानी ऑब्जेक्टिव वालों बहुत पूछेगा कि चीन की राजधानी आपसे जरूर पूछेगा। चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग है। आपसे पूछेगा हांगकांग की राजधानी चीनी आधिपत्य, मतलब कि चीन, और मकाऊ की राजधानी ये भी आपका चीनी आधिपत्य के अंतर्गत आता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। जापान की राजधानी पूछे तो टोक्यो। उत्तर कोरिया की राजधानी पूछेगा प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की सियोल। और मंगोलिया की पूछेगा आपसे तो उलान बटोर। और ताइवान की पूछेगा तो क्या? ताइपेई आप बताएंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान से सुनिएगा इसको। तो देखिए यहाँ पर, तो सुदूर पूर्व एशिया में चावल की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। जैसे कि बात की जाए, सबसे पहला जापान में चावल कैसा होता है उसको देखें। सबसे पहले चीन में देखते हैं। तो चीन जो है दक्षिणी तथा मध्य दक्षिणी चीन में यांगटसी जो नदी है और क्यांग नदी है, दोनों नदियाँ, इसीलिए हम यांगटसी क्यांग दोनों को बोल देते हैं। दोनों एक दूसरे की, जैसे कि यहाँ पर नदियाँ होती हैं, उन्हीं को दोनों एक में मिल जाती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जैसे कि नील नदी, दो नदियाँ करके मिलती हैं, एक जो है श्वेत, एक नील नदी, दोनों मिलकर के आके मिलती है, दोनों को मिलाकर के हम क्या बोल देते हैं? नील नदी बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से अभी दो नदियाँ हैं, यांगटसी अलग नदी है और क्यांग अलग अलग, दोनों एक में मिल जाती हैं आगे चल करके। यांगटसी और क्यांग नदियों की घाटियाँ जो हैं वहाँ पर चावल पाया जाता है, उगाया जाता है। डेल्टा एवं सहायक नदियों की जो घाटियों, डेल्टा एवं सहायक नदियों की घाटियों विशेष करके जेचवान प्रदेश तथा समुद्री तटीय भागों में चावल की खेती देखी जा सकती है। डेल्टा समझते हैं? डेल्टा तो आपको पता ही होगा, अगर आप BA थर्ड ईयर तक पहुँच गए तो डेल्टा आपको पता ही होगा, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में भी आपने पढ़ा होगा। डेल्टा मतलब नदियाँ जब वृद्धावस्था में होती है तो तमाम सारे जो मलबे होते हैं उनको छोड़ देती हैं, चूँकि उनका वेग कम हो जाता है, और उन्हें छोड़े गए निक्षेपों यानी मलबों के कारण से एक मैदान का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं जापान। जापान में किस प्रकार की, एक प्रकार से क्या पाई जाती है आपकी? तो जापान में मेरे भाई जो है चावल कैसा होता है? तो सभी उच्च क्षेत्रों एवं सामान्य कृषि क्षेत्रों में चावल का उत्पादन यहाँ पर जापान में होता है। कुल कृषि के क्षेत्र की बात की जाए तो लगभग 92% भाग पर धान उगाया जाता है। तो आपसे एग्जाम से मतलब पूछेगा कि जापान के कुल कितने भागों पर धान उगाया जाता है, तो 92% भागों पर धान उगाया जाता है। यहाँ का मुख्य भोजन जापान में क्या? मछली चावल, तो इसलिए चावल अधिक मात्रा में होता है यहाँ पर। ठीक, मतलब उगाया भी जाता है। और मछली उत्पादन में भी एक प्रकार से दूसरे नंबर पर अधिकतर आता है। ठीक, मतलब झींगा मछली में नंबर 1 पर है। मतलब जापान में मछली उत्पादन के एक प्रकार से बहुत ज़्यादा, एक प्रकार से मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र हैं। उत्तर कोरिया में समझिए चावल कैसा होता है? तो उत्तर कोरिया के 1/3 कृषि भूमि तथा दक्षिण कोरिया के 40% कृषि भूमि पर मतलब धान खेती की। उत्तर प्रदेश पर क्या 1/3, मतलब कि अगर 100 खेत है तो लगभग 1/3 यानी 33 सही, 1/3% नहीं 33.33% जो है भाग पर जो है, मतलब कि 100 बीघा खेत अगर मान लेते उत्तर कोरिया में है तो 33 जो है कृषि, मतलब 33 बीघा खेत पर कितनी क्या की जाती है? 33 बीघे खेत पर आपकी केवल धान बोया जाता है। इसी प्रकार से 40 बीघे, मतलब 100 बीघा अगर मान लेते दक्षिणी कोरिया के पास खेत है तो उनमें से 40 बीघा खेत पर आपकी खेती होती है, किसकी? तो जो है धान की। ठीक, ध्यान रखिए किसमें? दक्षिण कोरिया में। आगे देखते हैं ताइवान में, देखा जाए ताइवान और हांगकांग, यहाँ पर भी कृषि होती है लेकिन उतना अधिक मात्रा में नहीं हो पाती, ये लोग अपने में ही सक्षम हो जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, सुदूर पूर्व एशिया में वनों के प्रकार बताइए। तो जलवायु, मिट्टी एवं उच्चावच की विविधता के कारण सुदूर पूर्व एशिया में वनस्पति की विभिन्नता मिलती है और यहाँ निम्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। आइए बात करते हैं कौन कौन सी वनस्पतियाँ आपके सामने पाई जाती हैं। पहली आपकी मरु वनस्पति, क्या? मरु वनस्पति। दूसरी क्या है? स्टेपी बांस, घासें जो है वह भी पाई जाती हैं यहाँ पर। तीसरी क्या है? अर्ध मरु झाड़ियाँ यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। चौथा क्या है? शुष्क पर्वतीय वन भी यहाँ को देखने को मिलेंगी।
मिलेंगे। वहीं बात की जाए पाँचवा तो मिश्रित पर्वतीय या पठारी वन भी आपको सुदूर पूर्व एशिया में मिलेंगे। वहीं बात की जाए उच्च पर्वतीय वन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सारी बातें समझ में आ रही है। आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन भी यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे। इस प्रकार से ये सारे के सारे वन के प्रकार होते हैं आपके कहाँ के, दक्षिण पूर्व एशिया के, जो है सुदूर पूर्व एशिया के। तो मरु वनस्पति, स्टेपी घासें, अर्धमरु झाड़ियाँ, शुष्क पर्वतीय वन, मिश्रित पर्वतीय या पठारी वन, उच्च पर्वतीय वन और उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, इतने प्रकार के वन पाए जाते हैं। 12वां नंबर प्रश्न देखें, सुदूर पूर्व एशिया में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण बताइए। आखिरकार सुदूर पूर्व एशिया में जनसंख्या का वितरण असामान्य क्यों है, इसका कौन कौन सा कारण है, आपसे पूछ रहा। देखिए, सुदूर पूर्व एशिया के देशों में जनसंख्या वितरण बहुत असमान है। चीन जो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो ऑब्जेक्टिव में आपसे जरूर यहाँ प्रश्न पूछेगा कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चाइना। दूसरे नंबर पर कौन सा है, भारत है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और यहाँ की 90% जनसंख्या कुल क्षेत्रफल के केवल 6% भाग पर निवास करती है। अगर बात की जाए चीन में, तो चीन में 90% जनसंख्या केवल बहुत कम क्षेत्र, मतलब कि केवल और केवल 6% भूभाग पर निवास करती है चीन की। बाकी वैसे पड़ा है चीन का क्षेत्र, मतलब वैसे नहीं पड़ा, वहाँ पर उद्योगों का विकास है, अलग अलग क्षेत्रों पर तमाम सारी चीज़ें हैं। ठीक, यही स्थिति लगभग जापान की भी है। यहाँ कृषिगत तथा औद्योगिक क्षेत्रों में जनघनत्व अधिक मिलेगा। और सुदूर पूर्व एशिया में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, जैसे कि कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या सघन है, कहीं पर एक प्रकार से जनसंख्या नहीं है, कहीं पर विरल जनसंख्या है, तो कहीं पर जनसंख्या आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगी, कहीं पर आप गजिन जनसंख्या देखेंगे, मतलब कि एक प्रकार से घर बनाने के लिए जगह नहीं है। तो तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, मतलब असमान वितरण है। देखिए, और इसका कारण क्या है, सबसे पहले समझिए। पहला तो ये उच्चावचन के हिसाब से, यानी कि वहाँ का जो मतलब कि ज़मीनी मामला, जैसे कि कहीं पर पहाड़ है तो इसलिए हो सकता है, या फिर बर्फ़ वगैरह पड़ा हो, या फिर हो सकता है नदी तालाब हो, समुद्र हो, या तमाम प्रकार की चीज़ें हों, तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, इसलिए एक स्थान पर लोग इकट्ठा होते हैं। औद्योगिक चीज़ें हों, कोई समझने का प्रयास करें। आगे देखें, जलवायु की उपयुक्तता। जलवायु की उपयुक्तता मतलब कि जहाँ पर जलवायु ठीक ठाक मिलेगा, जहाँ पर सारी चीज़ें जो है सही मिलेगी, वहीं पर आदमी बसना प्रारंभ करेगा। तीसरी चीज़ यह है कि कृषि की उपलब्धता, जहाँ पर कृषि होगी सही तरीके से, वहीं पर लोग बसना चाहेंगे, तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं पे यहाँ पर असामान्य वितरण है। चौथा कि आप औद्योगिक विकास, जहाँ पर उद्योगों का विकास होगा वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे, इसीलिए असामान्य वितरण है। पांचवा क्या है, राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण मतलब एक प्रकार से हो सकता है कि राजनेताओं के दबाव से हो सकता है इधर उधर कहीं पर भेजा जाए, या जनसंख्या का स्थानांतरण क्या आता है राजनीतिक कारण के अंतर्गत। ठीक, स्थानांतरण मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज देना। छठवा है आपका नगरीकरण में वृद्धि। क्या, नगरीकरण में वृद्धि। और नगरीकरण में वृद्धि होने से क्या होता है, जो सारी जनसंख्या होती है नगरों की ओर विस्थापित हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, गांव वगैरह फिर या जो छोटे छोटे शहर होते हैं, फिर छोटे छोटे गांव होते हैं, उनकी जनसंख्या खाली हो जाती है। ये चीज़ें हैं। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न देखें, जो है आपका 13 नंबर प्रश्न है कि चीन ने कृषि विकास के लिए क्या प्रयास किए हैं। चीन ने कृषि विकास के लिए क्या प्रयास किए हैं, तो कृषि विकास की दिशा में चीन ने जो प्रयास किए हैं वह निम्न है। पहला है कि साम्यवादी सरकार की स्थापना के बाद कृषि विकास में सरकारी प्रयास प्रारंभ किया चीन ने। वहीं बात की जाए तो 1950 से 1952 तक जमींदारों से ज़मीन लेकर किसानों में वितरित किया। कहाँ, तो साम्यवादी सरकार की स्थापना के बाद में चीन में हुआ है सारी चीज़ें। वहीं बात की जाए 1953 से 1956 तक सरकारी कृषि का विकास हुआ चीन में। चौथा है कि 1957 से सहकारी कृषि का विकास हुआ चीन में। तो आपसे पूछेगा चीन में सहकारी कृषि का विकास कब हुआ, तो 1957 में हुआ। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1958 में कम्यून प्रणाली का विकास हुआ। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि कम्यून प्रणाली का विकास चीन में कब हुआ, तो 1958 में हुआ, तथा आधुनिक मशीनों का प्रयोग 1958 से किया जाने लगा। छठवा है कृषि विकास के हेतु योजनाओं का भी निर्माण प्रारंभ होने लगा। इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से चीन के प्रकार से कृषि विकास में अधिक प्रयास हुआ साम्यवादी सरकार की स्थापना के बाद में। आगे देखते हैं, चीन में कृषि विकास के लिए एक अष्टभुजी योजना तैयार की गई है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा किस देश में कृषि विकास के लिए एक अष्टभुजी योजना तैयार की गई है, तो चाइना में एक अष्टभुजी योजना तैयार की गई। कहाँ पर, चाइना में एक अष्टभुजी योजना तैयार की गई है। क्या तैयार की गई भाई, अष्टभुजी योजना तैयार की गई चीन में। ठीक, ध्यान रखेंगे। जिसके तथ्य हैं, कैसे कौन कौन से तत्व हैं आपके, जैसे कि जो अष्टभुजी योजना है, उस अष्टभुजी योजना में क्या क्या प्रकार हैं। सबसे पहले कृषि में क्या हो, उर्वरकीकरण हो। कृषि विकास के लिए क्या करें, सबसे पहले उर्वरक वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह की व्यवस्था कर लें। दूसरा क्या है, गहरी जुताई होनी चाहिए। तीसरा क्या है, गहन बुआई हो, खूब गहन वो खेत में अगर मानते बिया ज़्यादा डालो।
ठीक। वहीं चौथा है उन्नत किस्म के बीज, मतलब बीज जो आप बो रहे हैं वह सही तरीके से हो, ठीक ठाक हो, उन्नत प्रजाति का हो, हाइब्रिड हो। पांचवा क्या है, मिट्टी की उर्वरता हो, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो वहाँ की, यह भी एक प्रकार से उसके विकास की योजना है। छठवा विकास की योजना है उसकी क्या, कि पौध संरक्षण हो, मतलब पौधों को भी एक प्रकार से लगाया जाए और पौधों का संरक्षण किया जाए। वहीं बात की जाए सतवा का, कि कृषि कार्य में मशीनों के उपयोग में वृद्धि हुई है, इस मतलब वृद्धि करना, यह भी एक प्रकार से अष्टभुज योजना के अंतर्गत आता है। वहीं आठवां है सिंचाई। तो ये 8 प्रकार की यानी उर्वरी मतलब कि उर्वरीकरण, गहन जुताई, गहरी जुताई मतलब गहन बुआई, गहरी जुताई, उन्नत बीज, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, पौध संरक्षण, कृषि कार्य में मशीनों के उपयोग में वृद्धि तथा सिंचाई, ये ऐसी चीज़ें हैं। 8 प्लान है जिन्हीं को अष्टभुजी योजना कही जाती है, जो कि चीन में चलाई गई है, चीन के द्वारा। ठीक। तो इस प्रकार से सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार, तमाम सारी चीज़ें की गई हैं इसके अष्टभुजी के तहत। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जापान की कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जापान की कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो जापान की कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। पहली तो सघन कृषि है। जापान में क्या है भैया, सघन कृषि है। जापान की कृषि कैसी है, सघन, यानी कि एक प्रकार सघन कृषि मतलब होता है गहन कृषि, अधिक मात्रा में कृषि सघन कृषि है। ठीक, ध्यान रखेंगे। दूसरी क्या, कि बहुफसली कृषि प्रारूप यहाँ पर अपनाया जाता है। बहुफसली मतलब होता है कि तमाम प्रकार के फसल भी इसमें बोए जाते हैं। वहीं अगला है आपका अनंतर सस्य प्रारूप यहाँ पर होता है। वहीं अगला आपका है कि फसल चक्र जो होता है यहाँ पर चलता रहता है। नौवां अगला है आपका कि प्रचुर मानव श्रम युक्ति भी यहाँ पर कृषि के लिए मौजूद है। वहीं बात की जाए अगला, उर्वरकों का पर्याप्त प्रयोग भी यहाँ पर होता है जापान में। सीढ़ीदार कृषि भी जापान में की जाती है। अगला है कि वैज्ञानिक एवं यंत्रीकृत कृषि भी यहाँ पर की जाती है, मतलब वैज्ञानिकता पर आधारित और यंत्रों के उन्नत विकास है, बीजों का उन्नत विकास है जापान में, इसलिए यहाँ पर कृषि से की जाती है। प्रचुर उत्पादकता यहाँ पर है। तो ये सारी की सारी क्या है, कृषि के जो है जापान में कृषि की प्रमुख विशेषताएँ हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि जापान की कृषि की प्रमुख विशेषताएँ हैं। आपको एग्जाम से ऑप्शन देगा, ए कि सघन कृषि, बी ऑप्शन देगा फसल चक्र, सी ऑप्शन देगा आपको सीढ़ीदार कृषि और डी ऑप्शन देगा आपको इनमें से सभी। तो क्या होगा, इनमें से सभी। 15 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, चीन के भौतिक विभागों के नाम बताइए। चीन के भौतिक विभाग कौन कौन से? हमने जापान के भौतिक विभाग आपको बता दिए और जापान के औद्योगिक प्रदेश बता दिए। हमने जापान के भौतिक प्रदेशों में क्या आपको बताया था? हमने जापान के भौतिक प्रदेशों में आपको बताया था होक्काइडो, हमने दूसरा बताया था उत्तरी पूर्वी प्रखंड, हमने तीसरा बताया था मध्यवर्ती फोसा मैग्ना कांटो प्रदेश, हमने चौथा आपको बताया था दक्षिणी पश्चिमी प्रखंड। इसी प्रकार से हमने जो है जापान के और भी चीज़ों के बारे में बताया था। जापान के औद्योगिक प्रदेश के बारे में भी हमने आपको अवगत करवाया। जापान के औद्योगिक प्रदेश के बारे में हमने क्या बताया था? पहला बताया था टोक्यो याकोहामा प्रदेश औद्योगिक प्रदेश है जापान का। ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश हमने बताया था। हमने बताया था नगोया औद्योगिक प्रदेश हमने बताया, और आपको हमने बताया था इवाता, क्या बताया था हमने? यवाता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश। ये एक प्रकार से हमने इतने औद्योगिक प्रदेश आपको बताए थे जो कि जापान के थे। अब चीन के भौतिक प्रदेशों के नाम आपको याद करना है। देखिए, उच्चावच की दृष्टि से पूर्वी एशिया का प्रथम स्थलखंड चीन का चौकोर पट्ट कहलाता है। क्या? तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि जो है उच्चावच की दृष्टि से पूर्वी एशिया का प्रखंड मतलब प्रमुख स्थलखंड चीन जो है, मतलब स्थलखंड चीन का चौकोर पट्ट कहलाता है। मतलब आपसे पूछेगा कि क्या कहलाता है, स्थलखंड क्या कहलाता है? तो चीन का चौकोर पट्ट कहलाता है पूर्वी एशिया का प्रमुख स्थलखंड। ठीक, ध्यान रखिए क्या कहलाता है? चीन का चौकोर पट्ट कहलाता है। चीन को भूभौतिक जो है स्वरूपों के आधार पर निम्नलिखित प्रदेशों में हम बांट सकते हैं। प्रदेश आपके सामने यहाँ पर निम्नवत लिखे हुए हैं, इसको देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव से यहाँ पर प्रश्न भी बन सकते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, देखें यहाँ पर, तो पहला आपका है तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियाँ। क्या? तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियाँ। दूसरा क्या है? प्राचीन स्थिर भूखंड फूकियन मौसिफ सांतुंग जो है लायोतुंग मैसिक, और उसके बाद में ताई हांग खिसान मैसिफ। तो ये सारी की सारी क्या है आपकी? ये सारी की सारी मेरे प्यारे दोस्तों क्या हैं? चीन के भौतिक विभाग आपके दूसरे हो गए। तीसरा आपका जो विभाग आपका भौतिक विभाग मोड़दार पर्वतों का पूर्व पश्चिम क्रम जो है, यह भी एक प्रकार से भौतिक विभाग इसके अंतर्गत है। चौथा है अभिनत बेसिन द्रोणी। द्रोणी एक प्रकार से पर्वत के पास ही होती है, तो अभिनत बेसिन द्रोणी भी यहाँ पर पाई जाती है। और पांचवा आपका दक्षिणी पश्चिमी पठार जो है यहाँ का उच्च संबंधी, मतलब कि पठार पहाड़ के भौतिक प्रदेश, मतलब सीधा कहाँ मैदान, कहाँ पठार, कहाँ नदियाँ, कहाँ क्या चीज़ें हैं, मैदान है, ये सारी चीज़ें भौतिक प्रदेश होती हैं आपकी। अगला आपका लोयस क्षेत्र। लोयस मतलब पीली मिट्टी वाला क्षेत्र, जो एक प्रकार से हमने आपको पहले बता दिया।
आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, चीन की औद्योगिक प्रदेश अब बताएं। भौतिक प्रदेश हो गए, औद्योगिक प्रदेश देखिए। वर्तमान विश्व में चीन एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो न केवल स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है बल्कि एशिया व अफ्रीका देशों को भी औद्योगिक उत्पादन का निर्यात कर रहा है। चीन के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश निम्नवत हैं। पहला तो क्या है आपका शंघाई वुहान प्रदेश, या औद्योगिक प्रदेश मुख्य रूप से आपका इम्पोर्टेंट है। दूसरा है उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। तीसरा आपका क्या है, बीजिंग जो है क्या लिखा है, टिएनटसिन औद्योगिक प्रदेश। तो आपका बीजिंग टिएनटसिन औद्योगिक प्रदेश, शंघाई वुहान का प्रदेश और उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, जहाँ पर यहाँ इस स्थानों पर उद्योगों की मात्रा अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, इसीलिए इसको हम औद्योगिक प्रदेशों की श्रेणी में रखते हैं। और भी बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश यहाँ पर हैं, जैसे कि कैंटन हो गया, हांगचाऊ हो गया, नानकिंग हो गया, सिंगताओ, आनसान, हार्बिन, क्यामते, बीजिंग, और उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों और क्या हो गया, ताइवान। और ये सारे के सारे औद्योगिक केंद्र यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे के सारे मुद्दे आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं आगे अगर हम बात करें 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 17 नंबर प्रश्न है मेरे भाई, 17 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। तो चीन के औद्योगिक प्रदेश यहाँ पर आपने देखा, चीन के औद्योगिक प्रदेश मेरे भाई देखिए, शंघाई वुहान प्रदेश हो गया पहला। दूसरा हमने क्या बताया था आपको, उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश हो गया। और तीसरा क्या था, बीजिंग जो है टिएनटसिन औद्योगिक प्रदेश। इसको आपने समझ लिया, इसको भी समझ लिया होगा, हमने छोटे मोटे को बता लिया था। अगला 17 नंबर प्रश्न देखिए आपसे भी, जापान के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जापान के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 64% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। यहाँ पूरे क्षेत्रफल, कृषि क्षेत्रफल लगभग 64% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। यहाँ चावल की कृषि मैदानों में एवं पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बना करके कृषि की जाती है। कि जहाँ पहाड़ वगैरह हैं वहाँ पर सीढ़ीदार कृषि यहाँ पर करते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं। सीढ़ी नुमा कि मेड़बंदी करके, ठीक, ताकि पानी जो है एक प्रकार से रुका रहे। धान के लिए पानी रुकना चाहिए थोड़ा बहुत, तो इसीलिए वहाँ पर मेड़बंदी करके कृषि होती है, सीढ़ी नुमा कृषि होती है, उसी को कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं 64% है, 64, 65, 66 जो भी आपके मन में आए वो कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कितना उतना डाटा क्लियर नहीं होता किसी भी देश का, क्योंकि कोई देश उतना डाटा नहीं देगा कि हमारे यहाँ 64 पर होता है कि 65 पर होता है, 66 पर होता है। बस उसको हम एग्जैक्ट थोड़ा मान लेते हैं, किसी पुराना डाटा दिया गया है उसके आधार पर, या फिर कोई नया डाटा है उसके आधार पर हम मान लेते हैं। थोड़ा एग्जैक्ट कोई चीज़ इसमें नहीं होती। तो थोड़ा बहुत अगर कोई दिक्कत हो जाए, जनसंख्या कितनी है, ये कितना है, इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं होता है। बस जो है एक प्रकार से थोड़ा लगभग करके आगे बताइएगा। लगभग जब भी कोई चीज़ आपको ना पता हो तो आगे लगभग लिख दीजिएगा बस। ठीक, ध्यान रखेंगे। चावल उत्पादक प्रमुख क्षेत्र नदी घाटियाँ जैसे हो गई आपका, यहाँ पर जापान की बात की जाए तो जो है यहाँ पर सीढ़ी बना करके खेत की जाती है पहाड़ों पर। चावल उत्पादक प्रदेशों के क्षेत्र में नदियों की घाटियों में किया जाता है। समुद्र के तटों पर जो है चावल उगाया जाता है, और डेल्टाई प्रदेश में चावल उत्पादन किया जाता है जापान में। और मुख्य रूप से मध्य हांसू प्रदेश में जो है चावल उत्पादन किया जाता है, और दक्षिणी पश्चिमी क्यूशू प्रदेश में चावल का उत्पादन किया जाता है। और वहीं बात की जाए आपका तो तीसरा सिकोको द्वीप पर भी चावल की कृषि की जाती है जापान में। ठीक, सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं। तो यहाँ तटीय क्षेत्रों का चावल जो है आटा, चावल हाटा, चावल कोटा, और दलदली क्षेत्रों का चावल जो है टा कहलाता है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि जापान के तटीय क्षेत्रों के चावल को हम क्या कहते हैं, तो जापान के तटीय क्षेत्रों के चावल को हम हाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, हाटा कहते हैं। आपसे पूछेगा जापान के जो है एक प्रकार से जो आपका दलदली क्षेत्रों का चावल होता है, या फिर जो है तटीय क्षेत्रों का जो चावल होता है, और तटीय क्षेत्रों का जो चावल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोटा कहते हैं। और दलदली क्षेत्रों का जो चावल होता है, और दलदली क्षेत्रों का उसको क्या कहते हैं, उसको हम टा कहते हैं। क्या कहते हैं, टा कहते हैं। तो एक प्रकार से आप समझें चावल कोटा, या फिर इस चावल को हम कोटा भी कहते हैं, और एक प्रकार से तटीय क्षेत्रों में जो बोया जाता है उसको मुख्य रूप से हाटा कहते हैं। और जो आपका दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, चावल उगाया जाता है, उसको हम टा के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने, जापान के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र। तो जापान विश्व के 3 मछली पकड़ने वाले क्षेत्र में से एक है। तो जापान विश्व के 3 मछली पकड़ने वाले देशों में से एक है। यहाँ मछली पकड़ने की सभी अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं। जापान के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र आपके सामने हैं। इसको लेकर के हमारे चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध है, उसको देख लीजिएगा, BA सेकेंड ईयर की मत्स्य उत्पादन संबंधित। तो जापान के बारे में हमने वहाँ पर बता दिया है।
वैसे जापान में मतलब मछली कहाँ पर पाई जाएगी, जहाँ पर जो है गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा करके मिलेगी वहीं पर मछली आएंगी। और मछली आएंगी मतलब मछली क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है और प्लैंकटन मिलते हैं, और प्लैंकटन जो होते हैं वो मछलियों के भोजन होते हैं। और जब जहाँ पर किसी वस्तु का मतलब किसी व्यक्ति का भोजन मिलेगा वहीं आदमी जाएगा, वहीं मछली जाएगी जहाँ भोजन मिलेगा। तो आप देखेंगे पहला होक्काइडो क्षेत्र में, यहाँ के समस्त जापान की मतलब समस्त जापान पूरे जापान में लगभग 23% जो मछलियाँ होती हैं वो होक्काइडो क्षेत्र में पकड़ी जाती हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा, ऑब्जेक्टिव वालों, कि जापान की 23% मछलियाँ कहाँ से पकड़ी जाती हैं, तो होक्काइडो क्षेत्र से। या जापान के होक्काइडो क्षेत्र से जापान की मतलब जापान में कितनी मछलियाँ पकड़ी जाती है, तो लगभग जो है 23.5% मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, पूर्वी जो है टोहोकू क्षेत्र, पूर्वी टोहोकू क्षेत्र से भी मछली पकड़ी जाती है जापान में। और अगला है आपका उत्तरी क्यूशू में नागासाकी जहाँ पर बम गिरा था, तथा पश्चिमी हांसू में जो है शिमोनोसेकी प्रदेश में या उनकी उस क्षेत्रों में हम मछलियों को मतलब हम क्या पकड़ते हैं, जापान के लोग पकड़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, मध्य हांसू का जो टोकाई वाला कांटो प्रदेश है वहाँ पर भी मछलियों का एक प्रकार से पालन किया जाता है, मछली का एक प्रकार से पकड़ा जाता है। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने, चीन के प्रमुख प्रदेशों मतलब पर्वतों के नाम बताइए। चीन के प्रमुख पर्वतों के नाम बताइए। फटाफट से एक बार वीडियो को आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चीन के प्रमुख पर्वतों के नाम बताइए। पहला पर्वत आपका कौन सा है भाई, पहला पर्वत आपका देखिए, पहली पर्वत श्रेणी आपकी कुनलुन पर्वत श्रेणी, या भी कहाँ की है, चीन की। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कुनलुन पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, तो चीन में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछेगा तियन शान पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, तो चीन में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछेगा नानशान पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, तो चीन में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछे सिंगलिंग शान पर्वत कहाँ पर है, तो चीन में स्थित है। आपसे पूछे कि जो है चियांग साई पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो चीन में स्थित है। आपसे पूछे जो है हाईयांग पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है, चीन में स्थित है। सातवां देखें, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव वालों की टांगल मतलब कि टांगलघा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो चीन में स्थित है। आपसे पूछे ग्रेट खिंगन पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो वह भी चीन में स्थित है। तो ये सारी की सारी पर्वत की श्रेणियाँ थी चीन में जो पाई जाती हैं। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, चीन की प्राकृतिक वनस्पति, चीन की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताने का प्रयास करें। आपसे पूछ रहा है चीन की प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी हैं। चीन की प्राकृतिक वनस्पति देखें हम, तो चीन का जो है लगभग चीन का 133.32 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र मतलब लगभग 14.3% क्षेत्रफल वनाच्छादित है, मतलब वन से घिरा हुआ, मतलब वहाँ पर वन पाए जाते हैं। लगभग 14 से 14.3% भाग पर भूमि के वन पाए जाते हैं। कहाँ पर, चीन में। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा चीन में कितने % भाग पर क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं, तो 14.3% भाग पर वन पाए जाते हैं। लगभग लगा करके लिखिएगा, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में लगभग लगा करके ही मिलेगा आपको। तो चीन का उत्तरी पूर्वी भाग वन संपदा के दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। तो आपसे पूछेगा कि वन संपदा के दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न चीन का कौन सा एरिया है, तो उत्तरी पूर्वी भाग जो चीन का है वह सर्वाधिक वन संपदा के दृष्टि से जो है संपन्न है। चीन की वनस्पति को अधिलिखित 10 प्रकार की वर्गीकृत किया जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि चीन की वनस्पतियों को कितने वनस्पति क्षेत्रों में या फिर कितने वनस्पति प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो लगभग मेरे भाई इसको कितने में किया जाता है, इसको 10 प्रकार के एक प्रकार से 10 प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। और 10 प्रकार कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 10 प्रकार में पहला है आपका उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाली वन पाए जाते हैं यहाँ पर वनस्पतियाँ, उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाली वन। दूसरा है आपका उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय जो वनस्पति होती है वह उष्ण माने होता है गर्मी, उपोष्ण मतलब होता है कुछ कम गर्मी, ठीक ध्यान रखेंगे। और तीसरा आपका है उच्च पर्वतीय वनस्पति, उच्च पर्वतीय वनस्पति मतलब पर्वतों के जो ऊपर पाई जाती वनस्पतियाँ होती हैं उच्च पर्वतीय वनस्पतियाँ। चौथा है आपका जेचवान घाटी की वनस्पति, इस जो जेचवान है नदी है उसकी घाटी में जो वनस्पतियाँ हैं उसके बारे में वह भी वनस्पति एक प्रकार है। पाँचवा है मिश्रित पर्वतीय या पठारी वन, जो मिश्रित रूप से उनमें पठार में या पहाड़ में तमाम सारे वो वनस्पतियाँ। छठवा है शुष्क पर्वतीय वन, यानी शुष्क मतलब होता है गर्म, शुष्क माने क्या होता है कि सूखी हुई, मतलब कि प्रकार सूखे क्षेत्रों में, तो सूखे पर्वतीय वन हो गए। अगले आपके आर्द्र मतलब नमी धारण करने वाले मरुस्थलीय आपके जो है वन हो गए यानी झाड़ियाँ हो गई। आठवां आपकी स्टेपी प्रकार की वनस्पति। नौवां हो गई आपकी मरुस्थलीय वनस्पति भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और 10वां आपका नदी घाटियों की वनस्पति। तो इस प्रकार से 10 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं चाइना में। ठीक, आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न।
जापान के 5 नगरों के नाम बताइए। आपसे पूछ रहा है जापान के 5 नगरों के नाम बताइए। जापान के 5 नगर यहाँ पर देखें सभी लोग, तो आपको दो नाम तो आपको सभी को पता होगा। जापान में नागासाकी और हिरोशिमा सभी को पता होगा। यहाँ पर बम गिरा था, लिटिल मैन और फैट मैन। ठीक, किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। तो जापान में आपसे पूछ रहा है कि 5 जो है प्रदेश या 5 राज्यों के बारे में पूछ रहा है, 5 नगर। तो नागासाकी, हिरोशिमा, क्योटो, टोक्यो, ओसाका। क्या? नागासाकी, हिरोशिमा, क्योटो, टोक्यो और ओसाका। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि में से जापान के शहर कौन कौन से हैं। आपको ऑप्शन में देगा नागासाकी, आपको ऑप्शन में देगा हिरोशिमा, आपको ऑप्शन में देगा क्योटो और आपको ऑप्शन डी में देगा हांगकांग। तो आपसे यही पूछेगा कि जापान का कौन सा जो है नगर नहीं, तो क्या होगा? हांगकांग जो होगा जापान का नगर नहीं है, वह चीन के द्वारा कब्जा किया हुआ देश है एक प्रकार से। आगे देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। जापान में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जापान में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो जापान में विभिन्न जलवायु कटिबंधों में पाई जाने वाली वृक्षों की प्रमुख विशेषताओं के आधार पर जापानी वनों को 3 बड़े प्रकारों में विभाजित किया सकता है। 3 बड़े प्रकार कौन कौन से? पहली बात देखें तो शीत शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन, पहला हो गया शीत शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन। शीत शीतोष्ण मतलब होता है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ठंडी पड़ती है और एक प्रकार से थोड़ा कम ठंडी पड़ती है, तो इस प्रकार से उसका जो कटिबंध वाला वन है उसी को कोणधारी वन कहा जाता है। तो वहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। अगला है दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय मिश्रित वन। इसमें बहुत सारे वन हैं मिश्रित वन में। ठीक, शीतोष्ण कटिबंध में, कटिबंध समझिए ये गोला पृथ्वी का, ये पृथ्वी है, इसमें जो है 0 डिग्री से लेकर के ऊपरी 23.5 से 30 डिग्री तक का जो समय काल है इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। इससे ऊपर हम क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। उससे ऊपर आपका शीतोष्ण और शीत कटिबंध होता है, जो ध्रुवों के पास जो होता है, जिसको हमने जो एकदम से डार्क कर दिया है, इस क्षेत्र को हम शीत या फिर शीतोष्ण कहते हैं। इसको हम शीत या फिर क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। तो इन क्षेत्रों में वनस्पतियाँ जो पाई जाती है उसी को यहाँ पर कह रहा है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और तीसरा क्या आपका? उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। ठीक, ये सब जापान में पाए जाते हैं। 23 नंबर प्रश्न आप देखो, 23 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि जापान के प्रमुख द्वीपों का नाम उल्लेख कीजिए। जापान में मुख्य रूप से 4 मुख्य द्वीप हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि जापान में मुख्य रूप से कितने द्वीप हैं, तो मुख्य रूप से जापान में 4 मुख्य द्वीप हैं और लगभग 1000 से अधिक छोटे द्वीपों का समूह है जापान, जो धनुषाकार आकृति में फैले हुए हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो जापान के जो 1000 से अधिक द्वीप हैं छोटे छोटे, वह किस आकार में फैले हुए हैं ऑब्जेक्टिव वालों? तो वह धनुषाकृति में फैले हुए हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि जापान में कितने जो है द्वीप परिस्थित है जापान? तो 4। कौन कौन से हैं वो 4 द्वीप? पहला है होकाइडो, दूसरा है हांसू, तीसरा है शिकोकू और चौथा क्या है? क्यूशू। होकाइडो का क्षेत्रफल कितना है? 75,513 वर्ग किलोमीटर। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे पूछ सकता है कि होकाइडो जापान का जो प्रमुख द्वीप है होकाइडो, उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 75,513 वर्ग किलोमीटर है। हांसू का कितना है क्षेत्रफल? 2,30,722 वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक किसका है? तो हांसू का ही है, ध्यान रखेंगे। तीसरा है शिकोकू, इसका क्षेत्रफल कितना है? 18,772 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका? जापान के शिकोकू क्षेत्र का। चौथा है आपका क्यूशू, इसका क्षेत्रफल कितना है? 41,993 वर्ग किलोमीटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण जापान का विस्तार कितना है? संपूर्ण जापान का एक प्रकार से पूछेगा कि जापान का क्षेत्रफल कितना है। संपूर्ण जापान का विस्तार या फिर क्षेत्रफल 3,77,484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जापान फैला हुआ है। अपना क्या है देश कितना? भारत कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 24 नंबर प्रश्न देखिए, चीन के प्रमुख रेल मार्गों के नाम बताइए। तो आधुनिक चीन में रेल पथों की कुल लंबाई 40,000 किलोमीटर से अधिक है। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि चीन में रेल पथों की कुल लंबाई कितनी है लगभग? तो लगभग 40,000 किलोमीटर से भी अधिक है। ओके, ध्यान रखेंगे। चीन में मुख्य रूप से निम्नलिखित 8 मुख्य रेल मार्ग है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि चीन में प्रमुख रेल मार्ग कितने हैं? तो कितने रेल मार्ग हैं? तो मुख्य रूप से 8 रेल मार्ग है। कौन कौन से? पहला आपका है बीजिंग सेनियांग यानी मुकडेन रेल मार्ग। दूसरा कौन सा है? टिएनटसिन संघाई रेल मार्ग। तीसरा कौन सा है? बीजिंग वुहान रेल मार्ग। चौथा कौन सा है? वुहान कैप्टन रेल मार्ग। और पांचवा कौन सा है? हार्बिन रेल मार्ग। वहीं छठवें की बात करें तो छठवा आपका है लुगहाई रेल मार्ग। सातवां है आपका संघाई चुनचाऊ रेल मार्ग तथा आठवां जो है आपका और लास्ट न्यू ग्रेट नॉर्थ साउथ ट्रैंक रेल मार्ग। इस प्रकार के इतने रेल मार्ग आपके चाइना के हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। 25 नंबर प्रश्न है कि चीन के प्रमुख कोयला क्षेत्र। चीन के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से? देखें तो चीन कोयले के उत्पादन एवं सुरक्षित भंडारण की दृष्टि से चीन एक समृद्ध राष्ट्र है।
यहाँ 2002 में विश्व का उत्पादन लगभग 30% कोयला उत्पादित किया था। मतलब विश्व उत्पादन का लगभग, मतलब अगर 100 किलो कोयला पूरे संसार में मिलता तो उनमें से लगभग 30 किलो कोयला जो है वह केवल अकेले चीन ने पैदा किया था वर्ष 2002 में। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी 9 बजे से आपकी लाइव क्लास किसकी होगी, तो सोशियोलॉजी की होगी, जिसमें बीए थर्ड ईयर और बीए सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर जितने भी छात्र हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हमने बता दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण वाला लेक्चर है, उसको जरूर अटेंड करें आप सभी लोग। ठीक, तो चीन के प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित है, कहाँ कहाँ पर कोयला होता है। तो पहला प्रदेश आपका है चीन में जहाँ पर कोयला उत्पादन होता है अच्छे तरीके से, तो शांसी सेंसी प्रदेश। चीन का लगभग 70% कोयला जो होता है यहीं से उत्पादित होता है, और लगभग 70% जो भंडार है वो शांसी सेंसी प्रदेश में ही है, चीन में अनुमानित है। ठीक, 12वां है दूसरा है आपका मंचूरिया प्रांत में भी कोयला उत्पादन किया जाता है। तीसरा आपका पेकिंग क्षेत्र में, शांतुंग क्षेत्र में, होपाई तथा होनान प्रांत में कोयला उत्पादन किया जाता है। चौथा है आपका जेचुआन क्षेत्र और हानून क्षेत्र में भी कोयला उत्पादन किया जाता है। पांचवा है दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी चीन में यांग टीसी क्यांग जो नदी है उसकी निचली घाटी में, और क्यांसी नदी के मतलब की जो क्वांसी नदी है वहाँ पर क्वांगटुंग तथा यूनान क्षेत्र में भी जो है यहाँ पर कोयला उत्पादन किया जाता है चीन में। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जापान के प्रमुख मैदानों के नाम बताइए। जापान के प्रमुख मैदानों के नाम बताइए। जापान के कुल क्षेत्रफल के 12% भाग पर मैदानों का विस्तार है। जापान के प्रमुख मैदान एवं उनकी स्थिति निम्न प्रकार से है। देखते हैं कैसी कैसी जो है यहाँ पर प्रकार हैं। पहला जापान की बात की जाए, मैदान स्थिति और क्षेत्रफल देखते हैं, लाख हेक्टेयर में है ये। ठीक, तो क्वांटो प्रदेश मैदान है जापान का, इसकी स्थिति कहाँ पर, हांसू द्वीप पर है यह, और लगभग 13 जो है लाख हेक्टेयर में फैला हुआ क्षेत्रफल इसका है। दूसरा क्या है, इशिकरी मैदान जो कि किस द्वीप पर, तो होक्काइडो द्वीप पर है, और 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला हुआ है। नोबी मैदान जो है जापान का वह हांसू द्वीप पर स्थित है, और 1.9 लाख हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल घेरे हुए है। वहीं ईशिसो की बात की जाए, ईशिसो मैदान तो वह हांसू जो है द्वीप पर है, और 180 मतलब कि 1.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को छकाए हुए है। वहीं बात की जाए किनकी जो मैदान है वहाँ का, जापान का किनकी प्रदेश, किनकी मैदान, वह भी हांसू द्वीप पर है, और 1.25 हेक्टेयर मतलब लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल फैला हुआ है। और उसके अंदर सुकुशी या फिर क्यूसी द्वीप पर स्थित है, और 1.2 लाख जो है हेक्टेयर क्षेत्रफल फैला हुआ है। और टोकाची जो आपका मैदान है जापान का, वह होक्काइडो द्वीप पर है जापान के, जो कि 1.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला हुआ है। वहीं बात की जाए जो है कीटाकामी जो मरुस्थल है वह जो मैदान है वह हांसू नामक द्वीप पर स्थित है, और जो लगभग 1.5 जो है लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल छकाए हुए हैं। आगे देखते हैं जापान की मिट्टियों के प्रकार को हम देख लेते हैं। जापान की मिट्टियों के प्रकार, जापान का 85% भूभाग पर्वतीय एवं पठारी है, शेष 15% भूभाग की मिट्टियाँ अविकसित हैं। जापान की मिट्टियों को निम्न 5 भागों में भी हम बांट सकते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जापान का 85% भूभाग पर पर्वतीय, मतलब जापान के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वतीय या पठारी क्षेत्र है, तो भैया 85% भूभाग पर पठारी या पर्वतीय क्षेत्र है। आपसे पूछे कि जो है शेष भाग जिसमें मिट्टियाँ अविकसित है वह क्षेत्र कितना है, तो 15% बचा का है। आगे देखते हैं तो कौन कौन सी मिट्टियाँ यहाँ पर, 5 प्रकार की मिट्टियाँ आप देख सकते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जापान में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं मुख्य रूप से, तो जापान में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहली मिट्टी आपकी है मेरे प्यारे दोस्तों, पहली मिट्टी कौन सी है, लिथोसोल मिट्टी। लिथोसोल मिट्टी पहली प्रकार की मिट्टी। दूसरी मिट्टी कौन सी है, पाट जाल मिट्टी। तीसरी कौन सी आपकी, तो प्लेनोसिलिक मिट्टी। चौथी कौन सी मिट्टी आपके यहाँ पर पाई थी, तो एंडो मिट्टी। और पांचवी कौन सी मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी। तो इस प्रकार से 5 प्रकार से मिट्टी जापान में पाई जाती है। इन मिट्टियों को आप लोग क्या करेंगे, याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यह मिट्टियाँ हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए मेरे भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए करिए, ओके। क्योंकि लाइक और शेयर से ही एक प्रकार से आप मोटिवेट होता हूँ और तमाम प्रकार की चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। 28 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, चीन के प्रमुख पर्वतों के नाम बताइए। चीन के प्रमुख पर्वतों के नाम बताइए मेरे भैया। तो चीन के प्रमुख पर्वत आपके सामने हैं, जैसे कि पहला देखें कुनलुन पर्वत श्रेणी, जो है तियानशान पर्वत श्रेणी, नानशान पर्वत श्रेणी, जो है सिंगलिंग शान पर्वत, और जो है चियांगसाई पर्वत। हमने वैसे पर्वतों को बता ही दिया, चीन के पर्वतों को पहले बता दिया है। फिर से देख लीजिए, हायांग पर्वतमाला, जो है टांगलगा पर्वत श्रेणी, और ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी, ये सब कहाँ की हैं, चीन की पर्वत श्रेणियाँ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है,
सुदूर पूर्व एशिया के देशों के नाम। सुदूर पूर्व एशिया का भौतिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व संपूर्ण एशिया के अन्य प्रदेशों से काफ़ी भिन्न है। यह दक्षिणी एशिया के आकार में 2.5 गुना बड़ा होता है और लगभग जनसंख्या में 1.5 गुना बड़ा होता है। इसमें निम्नलिखित देश आते हैं। सुदूर पूर्व एशिया में देशों की संख्या को लेकर के भी हमने इसको बता ही दिया आपके सामने। आगे देखिए, जापान के द्वीपों को भी बताया हमने। जापान के द्वीपों को देखिए, जापान द्वीप समूह में कुल मिलाकर 1750 द्वीप हैं। 4 मुख्य द्वीप हैं और लगभग 98% यहाँ पर केवल जो है 4 द्वीप ही चकाए हुए हैं। तो आपसे पूछेगा जापान कितने मुख्य रूप से कितने द्वीप हैं जापान में, तो 4 द्वीप हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, पहला हांसू, दूसरा होक्काइडो, तीसरा क्यूशू और चौथा शिकोकू। यहाँ पर 98% क्षेत्रफल कवर हो जाता है। बाकी का जो एक प्रकार से 3270 वर्ग किलोमीटर का दायरा है, इसमें अन्य जो है द्वीप शामिल हैं। ठीक, आगे देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, टाइफून किसे कहते हैं। टाइफून किसे कहते हैं, 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है। टाइफून किसे कहते हैं भैया, तो टाइफून एक क्या है, टाइफून एक कम दबाव का एक ऐसा तूफान होता है जो समंदर के गर्म इलाकों से उठता है। सबसे पहले जाने टाइफून क्या होता है, एक तूफान होता है जो कि प्रारंभिक अवस्था में इसे सिर्फ तूफान माना जाता था, लेकिन जब तक इसकी भीतरी हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर इससे ज़्यादा हो जाती हैं तो इसे हम टाइफून नाम दे देते हैं। पहले इसे तूफान कहा था, लेकिन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब आगे बढ़ गई इसकी हवाएं टाइफून की, मतलब तूफान की, तो हम इसको टाइफून नाम दे दिया गया। तो ठीक, और कई बार टाइफून की उच्चतम रफ्तार जो है कितनी नापी गई है, तो 360 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई। 360 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई टाइफून की रफ्तार। टाइफून में हवाएं कितनी तेज चलती हैं, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा अधिकतम, तो अधिकतम 360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं, टाइफून पश्चिमी प्रशांत सागर से उठता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि टाइफून नामक तूफान जो है वह किस महासागर से उठता है, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर से उठता है। और कहाँ पर चलता है भैया, तो जापान, ताइवान, फिलीपींस और पूर्वी चीन की ओर बढ़ता चला जाता है। तो टाइफून कहाँ पर चलने वाला एक प्रकार, कहाँ पर आने वाला तूफान है, या तो सुदूर पूर्व एशिया में, यानी जापान, ताइवान, फिलीपींस और पूर्वी चीन की ओर एक प्रकार से, मतलब कि चीन का एक तूफान होता है यहाँ। ठीक, ध्यान रखिए, चीन, ताइवान और जापान, फिलीपींस, इन सभी के क्षेत्रों में इसकी आगे बढ़ने की गति लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एशिया में आने के बाद में तूफान सामान्यतः जून, मतलब कहाँ कब आता है यह, तो मतलब 65 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। बाकी लगभग सबसे अधिक मात्रा में नापा गया कब, 360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं। ठीक, मतलब कि 1 घंटा में 360 किलोमीटर निकल जाए, इतनी तेज़ हवा, तूफान मतलब इतना तेज़ पानी चलता है वह। तो यह तूफान, मतलब कि जो हवाएं होती, तूफानी हवाएं, उसमें जल भी होता है। तो ये जो मतलब कि एशिया में आने वाले ये तूफान सामान्यतः कब आते हैं एशिया में, तो जून से नवंबर के बीच में आता है। तो आपसे पूछेगा टाइफून तूफान जो है एशिया में कब आता है, तो जून से नवंबर के महीने के बीच में आता है। लेकिन अगस्त और सितंबर में इसका सबसे खतरा बना रहता है। तो आपसे पूछेगा कि टाइफून का खतरा किन महीनों में बना रहता है, तो अगस्त और सितंबर में टाइफून से अधिक खतरा बना रहता है। टाइफून जो है ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा, मतलब कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा इलाके पर असर डाल सकता है। एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि टाइफून कितने मतलब कि इलाकों पर जो है असर डाल सकता है एक बार में, तो 100 किलोमीटर से अधिक दायरे को एक प्रकार से एक बार में कवर कर सकता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने 32 नंबर आपके सामने प्रश्न है भाई। 32 नंबर प्रश्न है, उत्तर कोरिया की राजधानी एवं शासक का नाम बताइए। उत्तर कोरिया की क्या राजधानी और उसके शासक कौन है, तो आधिकारिक रूप से उत्तर कोरिया जो है जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछेगा कि उत्तर कोरिया का जो है प्रकार से उसकी आधिकारिक रूप से कैसा राज्य है, तो वह कैसा है, जो है जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो है, इसी में थोड़ा एशिया में, मतलब उत्तर एशिया की बात की जाए, पूर्वी एशिया की बात की जाए, तो पूर्वी एशिया में उत्तर कोरिया प्रायद्वीप बसा हुआ है। देश की राजधानी की बात की जाए और मतलब सबसे बड़ा शहर जो है वह प्योंगयांग है। प्योंगयांग ही उत्तर कोरिया की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी उत्तर कोरिया का ही है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, तो प्योंगयांग है। और उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो प्योंगयांग ही है। कोरिया प्रायद्वीप के 38वें समांतर पर बनाया गया कैरिबियाई या फिर सैन्य विहीन क्षेत्र उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विभाजन रेखा के रूप में कार्य करता है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है जो कि एक प्रकार से इन दोनों का सीमा निर्धारण करती है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की, तो 38 डिग्री जो समांतर रेखा है वही निर्धारित करती है। ओके, बातें समझ में आ रही हैं, आगे देखते हैं।
अरे जैसे भारत, उसमें पाकिस्तान में रेड क्लिफ रेखा होती है, अफगानिस्तान में डूरंड रेखा पाकिस्तान के बीच में है। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से 78वीं समांतर रेखा होती है वह कोरिया प्रायद्वीप को 2 भागों में अलग करती है, एक उत्तर कोरिया और एक दक्षिण कोरिया। ठीक, ध्यान रखें, विभाजन रेखा के रूप में कार्य करती है। उत्तर कोरिया के वर्तमान शासक कौन है? किम जोंग उन है। कौन है? किम जोंग उन है उत्तर कोरिया के वर्तमान शासक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, जापान का कौन सा नगर मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है? जापान का कौन सा नगर मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो कच्चे माल की कमी के बावजूद आयातित कच्चे माल के आधार पर जापान ने वस्त्रोद्योग में भारी प्रगति की है। किन्हीं क्षेत्र में ओसाका व निकटवर्ती नगरों में सूती वस्त्र उद्योग अधिक विकसित है। ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। क्या? ओसाका को जो है जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो है जापान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे एक बात, मैनचेस्टर भारत का किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने 34 नंबर प्रश्न देखिए, जापान को भूकंपों का देश क्यों कहा जाता है? आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव वालों, भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। तो भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से जापान जो है एक दुर्बल क्षेत्र है, जहाँ ज्वालामुखी व भूकंपों की अधिकता होती है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 1500 भूकंप आते हैं। आप ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछेगा कि जापान में लगभग प्रतिवर्ष कितने भूकंप आ जाते हैं? तो 1500 भूकंप आते हैं, इसीलिए जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। जापान में 3196 ज्वालामुखी हैं। कितने हैं? 3196 ज्वालामुखी, लगभग 3200 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 30 ज्वालामुखी क्या हैं? सक्रिय हैं। और पवित्र जो है फ्यूजी एक सुप्त ज्वालामुखी है। क्या? पवित्र फ्यूजी जो है और क्या है? एक सुप्त ज्वालामुखी है। सुप्त ज्वालामुखी मतलब सोती हुई, सुप्त, प्रसुप्त, और उसके बाद में ऐसी ज्वालामुखी होती हैं, मतलब कि एक जागृत ज्वालामुखी होती है और एक सुप्त और एक प्रसुप्त। तो आपने देखा ये सारे मुद्दे समझ में आ गए, सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। और ध्यान रखेंगे, अभी रात 9 बजे से आपकी सोशियोलॉजी BA सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लास होगी, और उसको आप लोग मिस मत करिएगा। उस वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत सारी पुस्तकों के नाम और उनके लेखक के बारे में बताया जाएगा, और वो प्रश्न जो मैं पुस्तकों के नाम और जो जितनी भी अवधारणाएँ और जितने प्रश्न पूछे गए जा रहे हैं उन सभी को हमने इंक्लूड करा है। तो आपसे वहाँ से कोई प्रश्न छोड़ करके नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को रात 9 बजे वाली लाइव को अवश्य देखने का प्रयास करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।